મોટા ભાઈ કેમ છો? મજામાં મોટા ભાઈ? मोटा भाई आपको तो पता है कि मैं पिछले कई सालों से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये लगातार बोलता आ रहा हूँ कि इंडियन मार्केट कैप ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट है। और ऑपरेटर का मतलब होता है मोटा भाई एक ऐसा आदमी जिसके पास एनॉर्मस वेल्थ होती है या एनॉर्मस पॉलिटिकल कनेक्ट्स होते हैं और वो अपने हिसाब से मार्केट को मूव करता है। पिछले 3 या 4 सालों में ऐसे कई एविडेंसेस आए जिससे ये बात साबित हुई कि इंडिया एक ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट है और मैंने वो सारे एविडेंस अपने पास रखे। लेकिन मोटा भाई फिर भी इंडिया में सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्ल आईने में देख के फिर भी कहते हैं कि ये हम नहीं है, ये कोई और है। तो आज भी फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे मुझे कमेंट्स आते हैं कि इंडिया एक ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट नहीं है। अब एक खबर चल रही है कि एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की चेयरमैन एक बाबा के टच में थी। मैं इस पर डिटेल पे बात करूंगा मोटा भाई, और इस पे मैं कई वीडियोस बनाऊंगा, आप इस पे घबराएं नहीं। कुछ हिंदी में होंगी और कुछ इंग्लिश में होंगी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आपको याद होगा कि जब सत्यम स्कैंडल हुआ था आज से बहुत साल पहले, तो जो उस टाइम सत्यम के चेयरमैन थे राजू, उनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था। उस समय गोल्डन पीकॉक अवार्ड वो अवार्ड होता था जो कॉरपोरेट गवर्नेंस में मिलता था। यानी कि अगर आप कॉरपोरेट गवर्नेंस में बहुत टॉप चीज हो तो आपको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता था। और हुआ क्या कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलने के कुछ दिन के बाद सत्यम ने का फ्रॉड सामने आया, जिसमें कि मोर देन 5,000 करोड़ का एफडी रिपोर्ट किया गया, जबकि एक्चुअल एफडी 30 करोड़ समथिंग थी। उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, नहीं तो मैं क्वेश्चन जरूर रेज करता। एक क्वेश्चन मैंने अपने प्राइवेट नेटवर्क में रेज किया था कि अगर एक कंपनी, सत्यम नहीं कोई भी मान लो, एक कंपनी 5,000 करोड़ की एफडी रिपोर्ट करती है और उस कंपनी के पास 7 बैंक्स हैं, तो एक बैंक बोले यार 5,000 करोड़ की एफडी रिपोर्ट कर रहा है, मेरे पास तो सिर्फ 2 करोड़ है, तो बाकी कहाँ गए? दूसरा बैंक बोले यार ये 5,000 करोड़ की एफडी रिपोर्ट कर रहा है, मेरे पास तो सिर्फ 50 लाख हैं, बाकी कहाँ गए? यही से ही पता चल जाता कि टोटल एफडी तो 25 से 30 करोड़ है, 5,000 करोड़ तो है भी नहीं। लेकिन धन्यवाद हो पीडब्ल्यूसी का कि 30 करोड़ की एफडी 5,000 करोड़ पे रिपोर्ट हो गई और फिर भी पीडब्ल्यूसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। होगा भी नहीं, बिल्कुल होगा भी नहीं। वो तो आपको पता है कैसे। इंडिया में किसी भी बिग फोर का लाइसेंस कभी भी कैंसिल नहीं होगा, चाहे ये कुछ भी कर दे। इसमें हम बाद में बात में आएंगे। क्या एनएससी की चेयरमैन सही में ही किसी बाबा के टच में थी, या फिर ये बॉलीवुड जैसा एक जुमला है? अब बॉलीवुड में मोटा भाई ऐसी कई मूवीज बनी है जिसमें कि एक गलत आदमी को पकड़ लिया जाता है, उसको उसका एनकाउंटर कर देते हैं,
एनकाउंटर करके फाइलों में दिखा देते हैं कि हमने एक आतंकवादी को पकड़ा और आतंकवादी को गोली मार दी और उसको प्रमोशन मिल जाती है। जॉली LLB 2 जो अक्षय कुमार साहब की मूवी है, उसको उसमें इसी चीज को दिखाया गया है कि कैसे अक्षय कुमार साहब एक केस लड़ते हैं। मेरे ख्याल से वो लखनऊ बेस्ड लॉयर होते हैं, मे बी आई एम इनकरेक्ट हियर, बट ऐसे करके वो एक लॉयर होते हैं और वो एक केस लड़ते हैं किसी का जिसको इसी तरीके से मार दिया जाता है। और बाद में इवेंचुअली जो हमारे सौरभ शुक्ला साहब है जो उसके जज बनते हैं, वेरी वेरी हाईली टैलेंटेड पर्सन, तो वो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं विद एविडेंसेस कि हाँ ये बंदा तो जेन्युइन था, इस बंदे ने तो कुछ किया ही नहीं और इसको मार दिया और असली बंदे को भगा दिया। और क्वेश्चन इज नॉट जॉली LLB 2, ऐसी कई मूवीज बनी है बॉलीवुड के अंदर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? क्या NSC की चेयरमैन किसी बाबा के टच में थी या किसी और के टच में थी? क्या अभी भी हमें कोई एविडेंस चाहिए इस बात को मानने के लिए कि इंडिया में ऑपरेटर इस हद तक पावरफुल हैं कि वो NSC जैसी बड़ी एक्सचेंज के चेयरमैन तक को कंट्रोल करते हैं? मैं नहीं मानता कि NSC की चेयरमैन किसी बाबा के टच में थी, क्योंकि कोई बाबा एक्सचेंज नहीं चला सकता और किसी बाबा का एक्सचेंज चलाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। एक्सचेंज चलाने में इंटरेस्ट सिर्फ उन लोगों का होता है जिनकी पोजीशंस लाखों करोड़ों या उससे भी ऊपर की होती हैं, कि जहां पे स्टॉक प्राइस अगर 2 रुपए भी ऊपर चला गया, सिर्फ 2 रुपए, जो कि एक आम इन्वेस्टर के लिए एक छोटी मोटी चीज है, उनके लिए वो 2 रुपए भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो मैं हर चीज को बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करता हूं। कई लोग उससे परेशान हो जाते हैं, होने दो। मैं नहीं मानता कि वो किसी बाबा के टच में थी, लेकिन एक चीज जो मैं पिछले 4 साल से कहता आ रहा हूं और अब यह बात साबित हो चुकी है कि इंडिया में ऑपरेटर्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो एक्सचेंज के चेयरमैन तक को कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे मोटा भाई, इंडियन इन्वेस्टर इतने नॉलेजेबल है कि उनको इडियट बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। NSC का रियल स्कैंडल बाबा नहीं था। NSC का रियल स्कैंडल था कोलोकेशन, जिसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में कहते हैं कोलो, COLO, कोलोकेशन। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। कोलो में आज तक यह पता नहीं चला कि एक्चुअली में कोलोकेशन का रियल पास आउट कौन था। वैसे 90% लोगों को पास आउट भी नहीं पता होगा। और इस कोलोकेशन पे एक्चुअल बेनिफिट कितना हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा। मान लो आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक का गवर्नर, एग्जांपल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलता है कि हम इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट हाइक कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि उसकी कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, उसमें सिर्फ 2 जर्नलिस्ट बैठे हैं, BBC, CNN, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, BBC, CNN। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की गवर्नर ने बोला कि हम इंटरेस्ट रेट 50 बिप्स हाइक कर रहे हैं। अब अगर इंटरेस्ट रेट 50 बिप्स हाइक होंगे तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है, मार्केट जो है नीचे हो जाएगा, यूरो ऊपर हो जाएगा, प्रैक्टिकली गोल्ड नीचे हो जाना चाहिए। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा?
ये आपको पता चलेगा जब उस रूम में बैठे हुए दोनों रिपोर्टर्स के जो मीडिया चैनल्स हैं वो इस बात को ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की गवर्नर ने 50 बिप्स रेट हाइक कर दिया। लेकिन सोचो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर बीबीसी सीएनएन ने वो न्यूज अपने टीवी पे लाने से पहले सिर्फ 1 सेकंड के गैप पे 1 सेकंड के गैप पे किसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर को लीक कर दी, या हाई फ्रीक्वेंसी एग्रीगेटर जिसे बोलते हैं HFA, आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर और हाई फ्रीक्वेंसी एग्रीगेटर दोनों में डिफरेंस भी नहीं पता होगा, उसको लीक कर दी, तो वो मात्र 1 सेकंड के गैप पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपको तो मोटा भाई ये पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या, 1 सेकंड के गैप पे। और अगर वो चाहे तो वो 1 सेकंड के गैप पे फ्लैश क्रैश करा सकता है, अपने मिलियंस कमा के दूसरों के मिलियंस डुबा सकता है। अब ये क्या हुआ मोटा भाई? एक्चुअली ये कोलोकेशन का एक लाइव एग्जांपल है। कोलोकेशन यानी कि जहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे बीबीसी और सीएनएन बैठे थे, उसके बहुत नियर अबाउट एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर या हाई फ्रीक्वेंसी टर्मिनल या हाई फ्रीक्वेंसी एग्रीगेटर, वैसे ये तीनों अलग अलग होते हैं मोटा भाई, एक प्लेटफॉर्म था जिसने मात्र 1 सेकंड के डिफरेंस पर 1 सेकंड के डिफरेंस पे मिलियंस कमा लिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एनएससी का रियल स्कैंडल ये बाबा नहीं था, एनएससी का रियल स्कैंडल था कोलोकेशन। लेकिन आज तक हमें यह पता ही नहीं चला कि कोलोकेशन का रियल बेनिफिशियरी कौन था और उसमें कितना बेनिफिट हुआ, हमें आज तक ये पता नहीं चला। लेकिन हमें डिस्गाइज करने के लिए एक न्यूज चला दी गई कि एनएससी का चेयरमैन किसी बाबा के टच में थी। क्या मोटा भाई अभी भी आपको लगता है कि वो बाबा के टच में थी? अभी भी आपको लगता है? मतलब एक बाबा एक्सचेंज चला रहा था या वो कोई और था जिसका एक्सचेंज से कोई रेलेवेंट होगा? एग्जाम्पल मोटा भाई, अगर आज आप मुझे बोलो कि मैं किसी देश की सरकार चलाऊं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है सरकार चलाने में, मैं क्यों चलाऊं? चल रही है चलने दो, मुझे क्या करना, वाई डू आई वरी। लेकिन अगर आप मुझे बोलो कि मैं कोई हेज फंड चलाऊं, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरा तो खुद का फंड है, हेज फंड है, मैं हेज फंड चलाने में तैयार हूं। लेकिन मैं किसी देश की सरकार चलाने में तैयार नहीं हूं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में, ये सब उल्टी सब चीजें, नो इंटरेस्ट। तो अब अगली बार जब आप न्यूज देखो कि एनएससी की चेयरमैन किसी बाबा के टच में थी, तो थोड़ा सोचना कि क्या सही में ऐसा था। वैसे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है मोटा भाई कि जो न्यूज पब्लिक में आती है हम उस पे आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। ये जो भगवान प्रभु उस परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है, हम इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते। हम इसका उपयोग कब कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, बीजेपी कांग्रेस, राहुल गांधी वर्सेस XYZ, हम इसका उपयोग कर रहे हैं यहां पे। लेकिन जब किसी इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने की बात आती है तो हम इसका उपयोग नहीं करते, हम मीडिया पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसके बावजूद भी अगर आज किसी आदमी को लगता है कि इंडिया में ऑपरेटर का कंट्रोल नहीं है, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। उसकी हालत उसी आदमी की तरह है जो 2014 से 2022 तक अच्छे दिन ढूंढ रहा है और 2022 में आके भी
उसको ये लग रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, उसकी हालत उसी तरीके से। बाकी मोटा भाई घबराना बिल्कुल नहीं है, प्लीज घबराना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कोई और एक्सचेंजेस भी अभी हों जो कोई बाबा चला रहा हो। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं मोटा भाई, साइंस ऐसा कहती है कि माउंट एवरेस्ट इस दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिस पे चढ़ना मतलब एक समय पे इम्पॉसिबल था। अब तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, नई नई चीजें आ गई हैं, तो अब आसान अभी भी नहीं है, लेकिन अभी भी मुश्किल है। तो जो आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता है, वो आदमी छोटी मोटी पीक्स जो होंगी वो उसके लिए क्या होंगी, वो बोलेगा ओ नथिंग, इसमें क्या है। तो जो आदमी एनएससी एनएसई को चला सकता है, समझ गए ना, इस पे विचार कीजिएगा। वैसे मोटा भाई हमारा रेगुलेटर बहुत इफिशिएंट है। हमारे रेगुलेटर का हाल ये है, एक आदमी रैश ड्राइविंग कर रहा था, वो एक्सीडेंट में मर गया, हम जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिख देंगे और ये दिखा देंगे वो एक्सीडेंट में मर गया, बस। हमारा और कोई काम नहीं है, हमारा सिर्फ इतना काम है। कभी किसी न्यूज को यहां से एनालिसिस किया करो, इसका इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम, बीजेपी कांग्रेस, राहुल गांधी वर्सेस देश, इनको छोड़ के एनालिसिस में लगाओ तो आपका भला हो जाएगा मोटा भाई। केम शो, this side Rahul Magan here. You know my personal number 9899242978. I repeat 9899242978. Have a great time ahead.